हाय एवरीवन, मेरा नाम है संदीप और हम इस लेक्चर में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति से जुड़े हुए हर एक पॉइंट, हर एक कंसेप्ट को जो कि एग्ज़ाम के लिए भी रेलेवेंट है और हर एक सिटीजन को भारत के ये जानना चाहिए, तो हम इस लेक्चर में हर पॉइंट को वन बाय वन क्लियर करेंगे। सिंगल वीडियो में आपको राष्ट्रपति से जुड़ी हुई हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। सो हम शुरू करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, जो कि यूपीएससी और बाकी सभी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड काफ़ी फैक्ट्स पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए भी, सामान्य जानकारी के लिए भी हमें हमारे भारत के राष्ट्रपति से जुड़ी हुई जानकारियाँ लगभग हर नागरिक को होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम उनके कुछ प्रोविजंस और कुछ आर्टिकल्स, अनुच्छेद देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। पहली जो चीज़ है, भारत का राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक भी होता है। द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे देश का पहला नागरिक अगर हम कहें तो हम राष्ट्रपति को कह सकते हैं। एक और चीज़ है कि इसे हम देश का हेड भी कहते हैं, मुखिया भी कहते हैं। हमारी सरकार में जो कार्य करने वाला जो मुखिया है वो हम प्रधानमंत्री मानते हैं भारत में, लेकिन एक नॉमिनल हेड, जैसे कि घर में हमारे सीनियर्स की, हमारे ग्रैंडफादर्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की जो भूमिका होती है, सामान्यतः घर के डिसीजंस घर के और लोग मिलकर के लेते हैं, लेकिन हम सभी डिसीजंस पर उनकी सहमति जिस तरीके से घर में ली जाती है, वैसा ही कुछ राष्ट्रपति का रोल है। यहाँ पे हम प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट भी कह रहे हैं। ये हमारे देश के हेड हैं, सबसे सर्वोच्च स्तर के व्यक्ति हैं, हेड ऑफ द स्टेट है। एक और चीज है कि सरकार का मुखिया हेड ऑफ द फॉर्मल एक्जीक्यूटिव अथॉरिटी, हमारी जो कार्यपालिका है इसके सर्वोच्च स्तर पर जो व्यक्ति है वो हमारे देश का राष्ट्रपति होगा। सो ये हेड ऑफ द स्टेट और फॉर्मल एक्जीक्यूटिव अथॉरिटी के हेड होंगे। अब इनसे जुड़े हुए हम कुछ आर्टिकल्स देखेंगे। जो फर्स्ट आर्टिकल प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ है वो आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। यहां पर हमारे राष्ट्रपति का एग्जिस्टेंस का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 में मिलता है। जो नेक्स्ट आर्टिकल इससे जुड़ा हुआ है वो आर्टिकल 53, जो कहता है एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन पार्लियामेंट, एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन पार्लियामेंट एक्सरसाइज डायरेक्टली और थ्रू सबऑर्डिनेट ऑफ प्रेसिडेंट। कार्यपालिका की शक्ति हमारी संसद में निहित है, जो कि राष्ट्रपति उसका मुखिया है। राष्ट्रपति खुद से या फिर अपने मंत्रियों से कोई भी काम को करवाएंगे। ये जो एक्सरसाइज करेंगे अपनी पावर का, एक्जीक्यूटिव पावर का, कौन? प्रेसिडेंट। ये तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जो कि हमें यूनियन टेरिटरीज में दिखता है, और इनडायरेक्टली भी थ्रू सबऑर्डिनेट्स से भी करवा सकते हैं। सारे मंत्रीगण, सारे अधिकारीगण, सारे जितने भी मंत्री होते हैं इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, ये सभी उनके सबऑर्डिनेट्स हैं। इनके थ्रू भी प्रेसिडेंट अपनी पावर्स को एक्सक्यूट कर सकता है। तो ये हमें आर्टिकल 53 में मिलता है। आर्टिकल 54 एंड 55 प्रेसिडेंट के इलेक्शन के थ्रू, इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। पहली चीज है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। अब इलेक्शंस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या चीज है? डायरेक्ट इलेक्शंस वे इलेक्शंस जिनमें देश की जो जनता है, पॉपुलेशन है, सिटीजन्स हैं, वो वोट कर रहे होते हैं, उसको हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। जैसे गांव में सरपंच या प्रधान बनाने के लिए गांव में उस गांव के जो रहवासी हैं, नागरिक हैं 18 साल से बड़े, वो वोट करके अपना प्रधान या सरपंच चुनते हैं, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ। यहां पर कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एमएलए का जब चुनाव होता है, विधानसभा के सदस्य का, तो वहां पे भी हमारे नागरिक सीधा वोट करते हैं उस कैंडिडेट को, वो भी डायरेक्ट इलेक्शन हुआ। इवन आम चुनाव में हमारे जब एमपी चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं लोकसभा के लिए, वहां पे भी जो लोग हैं, नागरिक हैं, डायरेक्ट चुनाव करके अपना सांसद
चुनते हैं, वो भी डायरेक्ट इलेक्शन है। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शंस वह चीज है जहां पे लोग चुनाव नहीं देते हैं, लोग चुनाव में भागीदारी या वोट नहीं देते हैं। फिर कौन वोट करता है? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जैसे एमएलए विधायक या एमपी सांसद, हमारे चुने हुए सांसद या विधायक वोट करते हैं। तो इस ऐसे इलेक्शंस को इनडायरेक्ट कहते हैं। इसलिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। वहां पे लोग वोटिंग नहीं कर रहे होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वोटिंग कर रहे होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। यहां पे 56 आर्टिकल जो है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में चर्चा करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल मींस कितने साल तक कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुने जाने के बाद रहेंगे, सबकी एक समय सीमा तय की गई है संविधान में, कौन व्यक्ति कब तक रहेगा। एक बार कोई भी व्यक्ति का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वो 5 साल के लिए ऑफिस में रह सकते हैं। अगर वो नहीं निकाले जाएं तो निकाले जाने की जो प्रक्रिया है वो उसको इम्पीचमेंट कहते हैं, वो भी हम देखेंगे, रिमूवल की प्रक्रिया। बट सामान्यतः 5 साल के लिए कोई भी राष्ट्रपति अपने ऑफिस में रह सकते हैं। देन आर्टिकल 60 आता है इनसे रिलेटेड, जो कि ऑथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति बनने के बाद में, चुनाव जीतने के बाद में हर एक व्यक्ति को शपथ लेनी होती है, जैसे कि वैसे ही राष्ट्रपति भी शपथ लेते हैं संविधान की। सभी को संविधान की ऑथ एंड अफर्मेशन लेनी होती है। अगर हम बात करें इनकी ओथ को करवाने वाले जो व्यक्ति हैं, क्योंकि जब भी आप शपथ लेने जाते हो तो आपसे बराबर या इक्वल या फिर हायर अथॉरिटी के सामने आप शपथ लेते हो। अब राष्ट्रपति से हायर अथॉरिटी भारत में लगभग कोई भी नहीं है। सो इनकी ओथ करवाने वाले जो व्यक्ति हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे, द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये इनकी ओथ एंड अफर्मेशन करवाएंगे। आर्टिकल 60, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट रहते हैं किसी कारण से, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जज के सामने ये ऑथ एंड अफर्मेशन होती है। 61 में अगर होता है, यहां पे प्रेसिडेंट को रिमूव करने की, 5 साल से पहले अगर किसी राष्ट्रपति को अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, तो उनको हटाने की जो प्रक्रिया है उसको इंपीचमेंट प्रोसीजर कहते हैं, जो कि आर्टिकल 61 में हमें दिखाई देती है। आर्टिकल 61 जहां पे हमें राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के विषय में विस्तार से बताया गया है। इंपीचमेंट प्रोसीजर, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं, वहां पे जो लिखा गया है आर्टिकल 61 में, वो लिखा है फॉर द वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन करने पे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसकी पूरी प्रोसेस जो है प्रोसीजर 61 में लिखी गई है। अब हम 72 में आते हैं। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष शक्तियां हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो हमारा जो न्यायपालिका, जैसे हमने देखा है, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी किसी व्यक्ति को जो है ऑफेंडर घोषित करती है, उसको सजा देती है, देन उस सजा को फाइनल सजा माना जाता है। कुछ कुछ केसेस में हमारी आफ्टर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में जो व्यक्ति है जिसको सजा मिली है, वो अगर राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना, जिसे पार्डनिंग पावर कहते हैं, राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति रखता है। इसी को आर्टिकल 72 में बताया गया है कि किस तरीके से कौन कौन सी पावर्स हैं राष्ट्रपति के पास। वहां पे पर्डन है, पूरा ही तरीके से किसी व्यक्ति को पूरी ही सजा माफ कर देना। कम्यूटेशन है, रेमिशन, रेस्पाइट और रिप्राइव, ये 4-5 प्रकार की जो है क्षमा याचनाएं राष्ट्रपति प्रदान कर सकता है। इनको हम किसी दूसरी वीडियो में विस्तार से देखेंगे। आर्टिकल 74 जो कि कहता है हमारा राष्ट्रपति की सलाह मशवरे के लिए
एडवाइस के लिए, एड एंड एडवाइस के लिए मंत्री परिषद रखा जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट की सलाह के लिए रहेगा। प्रेसिडेंट को सलाह देंगे और प्रेसिडेंट वहां पे डिसीजन ले रहे होंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस के लिए होंगे प्रेसिडेंट की, और जो सलाह देंगे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो सलाह मानने के लिए हमारे राष्ट्रपति बाध्य होंगे, वाइंडिंग होंगे। वो सलाह राष्ट्रपति को माननी ही होगी। ये 44th अमेंडमेंट 1978 में ये चीज ऐड करी गई है कि राष्ट्रपति उस सलाह को मानने को बाध्य होंगे। ये 44th अमेंडमेंट 1978 में ऐड किया गया है। सो आर्टिकल 74 जो कहता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू प्रोवाइड एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट एंड दिस एड एंड एडवाइस is binding to the president. This is added in article 40 amendment 44 of the Indian Constitution. हम नेक्स्ट टॉपिक जो देख रहे हैं, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति की शक्तियों को हम देख रहे हैं। राष्ट्रपति के पास लगभग कुछ प्रकार की पावर्स हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। पहली जो शक्तियां हैं वो है एक्सिक्यूटिव से संबंधित, एक्सिक्यूटिव कार्यपालिका से संबंधित जो उनके पास शक्तियां हैं वो हम देख रहे हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं ये आर्म्ड फोर्सेस के, हमारे सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं। सभी कार्यपालिका के जितने काम है, एक्सिक्यूटिव के काम है, सरकार के काम है, सभी चीजें राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। मंत्री, प्रधानमंत्री सब लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन फाइनली सिग्नेचर राष्ट्रपति के होते हैं, तब जाके वो चीज मान्य होती है। उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के लिए काम करने वाले लोग माने जाते हैं, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल जो हमारा होता है। तो सभी एक्सिक्यूटिव एक्शंस जो हैं वो प्रधानमंत्री के नाम पे होते हैं। बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स राष्ट्रपति का जो मेन काम है वो बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स करना भी है। इवन हमारा प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति करने का काम भी राष्ट्रपति का ही है। प्रधानमंत्री की सलाह पर और बाकी के मंत्रियों का नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति खुद राष्ट्रपति करते हैं, फिर बाकी के मिनिस्टर्स की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, जो हमारे केंद्र के मंत्री हैं उनकी। प्रधानमंत्री की एडवाइस पे, सलाह पे प्रधानमंत्री नाम एडवाइस करते हैं कि इनको ये मंत्री बनाना है, इनको मंत्री बनाना है, इस विभाग में इनको मंत्री बनाना है, इस चीज का इनको मंत्री बनाना है, या किसी को हटाना हो इवन, तो वो भी राष्ट्रपति के जरिए प्रधानमंत्री करवा सकते हैं। बाकी मंत्रियों का जो नियुक्ति या हटाने का काम है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। और भी बाकी नियुक्तियां हैं, और भी बाकी अपॉइंटमेंट्स हैं, जिससे गवर्नर को अपॉइंट भी हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। अटर्नी जनरल को भी हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG को भी, CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं या मुख्य आयुक्त, इन सब चीजों को, इन सभी को भी अपॉइंट हमारे जो है प्रेसिडेंट करते हैं। जो मुख्य अपॉइंटमेंट है, मुख्य नियुक्तियां हैं, वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इवन हमारे UPSC के चेयरमैन और उसके सदस्य, उसके चेयरमैन, अध्यक्ष और उसके मेंबर्स की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। फाइनली सिग्नेचर उनके होते हैं इन लोगों को अपॉइंट करने के लिए। ये सभी अपॉइंटमेंट जो कि मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं, देश की बहुत मुख्य नियुक्तियां हैं, सारी मुख्य नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पे होती है। प्रधानमंत्री की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, गवर्नर की, अटर्नी जनरल, CAC, CAG, CEC, UPSC के चेयरमैन, UPSC के मेंबर्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, ऐसे सब चीजों को जो है राष्ट्रपति करते हैं। एक और चीज है, सरकार किस प्रकार से चलेगी इसके नियम और रूल्स जो हैं वो भी राष्ट्रपति बनाते हैं। गवर्नमेंट के बिजनेस ट्रांजैक्शंस के रूल्स भी हमारे प्रेसिडेंट बनाते हैं।
एक और चीज है कि कौन सा क्षेत्र भारत में अनुसूचित क्षेत्र होगा, शेड्यूल्ड एरिया होगा। भारत में जैसे कि अगर हम देखें इंडिया को, इंडिया का मैप अगर हम देखें तो यहां पे हमें कुछ कुछ दिखता है कि कहीं कोई क्षेत्र हैं जो पिछड़े क्षेत्र हैं, या फिर वहां पे एसटी कम्युनिटी, आदिवासी समुदाय की पॉपुलेशन किसी क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में। अब आदिवासियों के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उनकी भाषा को, उनके संस्कृति को बचाए रखने के लिए और उनके विकास को उनके तरीके से हो, बाकी सामान्य लोगों के तरीके से वहां पे जाके उनकी संस्कृति को डिस्टर्ब नहीं करें, इसलिए कुछ कुछ क्षेत्र को शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किसी क्षेत्र को, भारत के कुछ क्षेत्रों को जहां पे हमारी एसटी पॉपुलेशन ज्यादा मात्रा में, जिससे कि उनका कल्चर और उनकी लैंग्वेज प्रिजर्व हो सके। इवन कल्चर एंड लैंग्वेज के साथ साथ उनका डेवलपमेंट भी इस तरीके से हो कि उनकी कल्चर और लैंग्वेज डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसे सभी क्षेत्रों को शेड्यूल्ड एरियाज किए जाते हैं, जो एसटी के लिए स्पेशली प्रिजर्व होता है। वहां पे रूल्स और रेगुलेशंस किस प्रकार से चलेंगे, वो सामान्य रूल्स रेगुलेशंस वहां पे लागू नहीं होते हैं डायरेक्टली, वहां की काउंसिल की परमिशन के बिना। तो ऐसे सभी एरियाज को डिसाइड करने का राइट भी हमारे प्रेसिडेंट के पास है। इवन जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, गोवा, दामन दीव, और अभी करंटली हमारा जम्मू कश्मीर एंड जो हमारा लद्दाख, ऐसे सभी यूटीज को एडमिनिस्टर भी प्रेसिडेंट करते हैं, या वो अपने किसी ऑफिसर के थ्रू उसको एडमिनिस्टर कराते हैं, उसको डायरेक्टली। इसीलिए उसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। वहां पे कोई सरकार नहीं होती है, सरकार होती भी है तो उनके लिमिटेड रेगुलेशंस, लिमिटेड पावर्स उनके पास होती है। पुलिस, लैंड, जमीन और पुलिस जो है वहां पे सेंटर के पास होती है, इसलिए यहां पे कह सकते हैं कि ये एडमिनिस्टर करते हैं यूनियन टेरिटरीज को, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो। अब हमने एक्सिक्यूटिव पावर देखने के बाद में हम लेजिस्लेटिव पावर देखते हैं। इनके पास लेजिस्लेटिव पावर क्या क्या है। लेजिस्लेटिव पावर को हम देख रहे हैं कार्यपालिका, विधानसभा या विधान पालिका की शक्तियां। पहली चीज है सदन को, जो हमारा पार्लियामेंट है ये कब लगेगा, इसका सदन सत्र कब शुरू होगा, इसको कब बुलानी है सभा को, कब इसको खत्म करनी है सभा को, खत्म इन द सेंस की पूरा सत्र खत्म कर देना, सेशन खत्म कर देना, समन करना पार्लियामेंट को, या प्रोरोग करना, सेशन को खत्म करना, या डिसोल्व करना लोकसभा को। हमारा राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस है, वो कभी डिसोल्व नहीं होता है, भंग नहीं होता है, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है, डिसोल्व किया जा सकता है। किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। अगर प्रधानमंत्री कहें कि हमारी इस लोकसभा को भंग कर दिया जाए, तो सारे सदस्यों की सदस्यता खत्म हो जाती है। लोकसभा के सदस्यों की, जो सांसद हैं लोकसभा से, उनके सदस्यों की सदस्यता तुरंत खत्म हो जाती है। फिर एक अगले चुनाव के लिए जाया जाता है। सदस्यता वहां पे अगर जो है कोई दूसरा विकल्प नहीं मिले तो खत्म हो जाती है। अदरवाइज जो विपक्ष है वो कुछ और ग्रुप में बन के आकर के अपनी सरकार चला सकते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति डिसोल्व कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। वो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल सब डिसोल्व हो जाएगा, सब एक सिर्फ आदेश में खत्म हो जाएगा, वहीं पे ढह जाएगा। तो प्रधानमंत्री की जो सलाह पर राष्ट्रपति हमारी लोकसभा को डिसोल्व करते हैं। अगली चीज है राष्ट्रपति हमारी ज्वाइंट सेशन, हमारे सभी चुनाव के बाद में, जैसे ही चुनाव होता है, चुनाव के बाद में जो पहला सेशन होता है, पहला सत्र की पहली बैठक होती है, उसको हमारे ज्वाइंट सेशन होता है। वहां लोकसभा राज्यसभा के सभी लोग साथ में बैठते हैं। पहले सेशन को एड्रेस करना,
उसको भाषण देने का काम हमारे राष्ट्रपति का है। इवन हर साल का पहला सत्र जो होता है, पहला सत्र हम सामान्यतः मानसून सत्र को पहला सत्र मानते हैं, क्योंकि मार्च में हमारा बजट सेशन होता है, फरवरी मार्च में, उसको हम साल का अंत मानते हैं। वैसे ही हम मानसून सेशन जो कि हमारा लगभग अगस्त में चालू, जुलाई अगस्त में चालू होता है, जुलाई और अगस्त में, इसको हम पहला सत्र कहते हैं। इसके लिए भी जॉइंट सिटिंग होती है, दोनों सदन साथ में बैठते हैं और फिर राष्ट्रपति इसको एड्रेस करते हैं। हम यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर्स को आगे देख रहे हैं कि ये हमारे पार्लियामेंट को समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, इवन डिसॉल्व कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। ये जॉइंट सेशन को एड्रेस करते हैं सभी आम चुनाव के बाद में, प्रधानमंत्री वाले चुनाव के बाद में। इवन साल के पहले सेशन जो कि हमारा मानसून सत्र होता है, जो कि हमें जुलाई या अगस्त में देखने को मिलता है, इसको भी एड्रेस हमारे प्राइम प्रेसिडेंट करते हैं। एक और चीज है, जो हमारी राज्यसभा है, इसमें अप्रोक्स राज्यसभा में टोटल मेंबर्स 250 होते हैं। इसमें से 12 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट होते हैं, मनोनीत होते हैं, और बाकी के 238 मेंबर्स हैं ये इलेक्ट होते हैं, वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। हम इलेक्शंस के बारे में देखेंगे किस तरीके से राज्यसभा में इलेक्शंस होते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स, एक सेशन हम राज्यसभा के ऊपर कंप्लीटली लेने वाले हैं। अब राज्यसभा में टोटल हमारे पार्लियामेंट की जो राज्यसभा है, जिसको हम अपर हाउस कहते हैं, उसमें 250 मेंबर्स है, 250 मेंबर्स हैं, जिनमें से 12 मेंबर्स जो है नॉमिनेट होते हैं। मींस राष्ट्रपति उनको डायरेक्ट जो है इलेक्ट करते हैं, इवन अपॉइंट करते हैं। 238 मेंबर्स को वहां पे इलेक्ट होते हैं, ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं जिनका चुनाव से आते हैं। ये राष्ट्रपति उन्हें डायरेक्टली जो है अपॉइंट करते हैं, इसलिए नॉमिनेशन कहते हैं, इसको नॉमिनेट करते हैं। राष्ट्रपति जो हमारे हैं प्रेसिडेंट, वो 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं या करते हैं। एक और चीज है, किसी भी जो बिल होता है उसको पास होने के लिए दोनों हाउसेस से, पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति को उस पर एसेंट देनी होती है, उस पर सिग्नेचर करना होता है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद में कोई भी जो बिल है, अध्यादेश है, वो कानून बनता है, राइट। सो राष्ट्रपति को एसेंट देते हैं बिल को, और इवन वो वीटो भी यूज कर सकते हैं, मींस वो मना भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस बिल पर अपनी सहमति दे, वो कानून नहीं भी बनता अगर राष्ट्रपति उसको जो है सहमति नहीं दे। इवन उनके पास एक और ऑप्शन होता है कि वो उस बिल को रख करके छोड़ सकते हैं। उनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि कितने दिनों में उन्हें वो बिल वापस करना है संसद को, लोकसभा या राज्यसभा को। इसलिए जो राष्ट्रपति है वो वीटो भी यूज कर सकता है। इवन वो पुनर्विचार के लिए, वापस विचारने के लिए हाउस भेज सकते हैं। तो उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसलिए जो बिल्स होते हैं, कानून अध्यादेश होते हैं, ठीक है, जो बिल्स होते हैं वो राष्ट्रपति की एसेंट के लिए, उनके सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है। एक और चीज है, आर्टिकल 123 में एक ऑर्डिनेंस नाम का कंसेप्ट है, ये भी राष्ट्रपति ही लागू करते हैं। जब साल में कुछ ऐसा भी समय होता है जब हमारी संसद सत्र में नहीं होती है, हमारी लोकसभा राज्यसभा हमेशा काम नहीं कर रही होती है, वो साल के कुछ महीने काम करती है, बाकी समय जो है फील्ड का काम देखते हैं हमारे मंत्रीगण, हमारे और लीडर्स हैं जो, या फिर हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हमारे संसद हैं वो। इस समय जब हमारी पार्लियामेंट संसद में नहीं होती, सत्र में नहीं होती, इस समय अगर कोई कानून बनाना हो या कोई इमरजेंसी में किसी लोग की नीड हो रही हो, वैसी स्थिति में प्रेसिडेंट किसी भी कानून को लागू कर सकते हैं। ऐसे सभी कानून को ऑर्डिनेंस कहते हैं। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, किसी भी कानून को लाया जाता है, वैसे सब कानून को ऑर्डिनेंस कहते हैं।
ये कानून राष्ट्रपति लाते हैं। इवन हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो लेकर के आते हैं, बट उनके सिग्नेचर राष्ट्रपति के होते हैं। राष्ट्रपति ऐसे कानून को लागू कर सकते हैं, जिसकी एक समय सीमा है। जब भी पार्लियामेंट सेशन में आएगी नेक्स्ट वाली, तब उस कानून को एज ए बिल प्रेजेंट करके उस पर चर्चा करके उसको पास कराना होगा। अदरवाइज वो एक डेफिनेट टाइम में ऑटोमेटिकली डिसॉल्व खत्म हो जाएगा। ये परमानेंट नहीं होता है, कुछ समय के लिए यूज करने के लिए होता है, जिससे कि किसी इमरजेंसी सिचुएशंस को डील कर सकें। एक और चीज है, हमने अभी जैसे एक्सिक्यूटिव पावर देखी राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति ने कुछ कुछ लोगों को अपॉइंट किया, सीएजी को, सीईसी को, या फिर हमारे यूपीएससी के मेंबर्स को, फाइनेंस कमीशन को राष्ट्रपति बनाते हैं अंडर आर्टिकल 280 में। ये जब भी इनकी रिपोर्ट बन के आती है, ये वार्षिक रिपोर्ट साल में या 6 महीने में जब भी अपनी रिपोर्ट को बना करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाउस में, सदन में राष्ट्रपति इनकी रिपोर्ट को ले डाउन करते हैं। मतलब इनकी रिपोर्ट को संसद के सामने रखते हैं, राष्ट्रपति रखते हैं। तो राष्ट्रपति का एक और काम है कि ये यूपीएससी, सीएजी, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। इनके पास कुछ कुछ फाइनेंशियल पावर्स भी हैं। हम राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर्स देख रहे हैं। फाइनेंशियल पावर ये है कि जब भी मनी बिल आता है, मनी बिल, धन विधेयक जिसको हम कहते हैं, जहां पे पैसे को निकालने या जमा करने की बात हो रही होती है, टैक्सेस को घटाने या बढ़ाने की बात हो रही होती है, पैसे से संबंधित कोई भी विधेयक होता है उसको हम जनरली मनी बिल कहते हैं, जो कि अंडर आर्टिकल 110 उसकी डेफिनेशन है, वो 110 में है, अनुच्छेद 110 में मनी बिल क्या होता है, उसको हम सेपरेटली देखेंगे मनी बिल को। लेकिन हम अगर देखें तो ये मनी बिल होता है, ये संसद में इंट्रोड्यूस जब होता है, संसद में रखा जाता है, ये राष्ट्रपति की जो है प्रायर परमिशन से रखा जाता है। प्रायर परमिशन से, राष्ट्रपति इसको प्रायर परमिशन से इंट्रोड्यूस होता है। मनी बिल को मंत्री को, या फिर इवन मंत्री ही रखते हैं उसको संसद में रखने से पहले ही राष्ट्रपति को भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस पर सहमति देते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तो वो बिल आगे जाके संसद में इंट्रोड्यूस होता है, फिर उस पर चर्चा होती है, सिग्नेचर होकर फिर से राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करके उस बिल को पास करते हैं। तब जाकर के जो पैसा है हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है और देश के अन्य भागों में काम आता है, या फिर उस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा करने के लिए भी मनी बिल का यूज होता है। तो ये फाइनेंशियल पावर्स हैं कि मनी बिल्स उनकी परमिशन के बाद में इंट्रोड्यूस किया जाता है। हम इनके जुडिशियल पावर देखें। जुडिशियल पावर ये है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस को भी अपॉइंट करते हैं। एक और चीज है कि अंडर आर्टिकल 72, जैसा कि हमने अभी देखा, अंडर आर्टिकल 72 जिसमें पार्डनिंग पावर्स हैं, क्षमा करने की शक्तियां हैं, हमारी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को कोई डिसीजन में सजा सुनाती है तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जा सकता है, राष्ट्रपति को अपनी क्षमा याचना के लिए पत्र दे सकता है। इसमें राष्ट्रपति के पास पावर्स हैं कि वो अंडर आर्टिकल 72 उस व्यक्ति को माफ कर सकते हैं, क्षमा को जो है उसको कम कर सकते हैं, सजा को। एक और चीज है, अंडर आर्टिकल 143 143 जो है आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई सलाह लेनी होती है, अंडर आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को कोई सलाह लेनी होती है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ये बहुत प्यारी चीज है। राष्ट्रपति को संविधान से संबंधित कोई भी सलाह लेनी हो या देश में और भी मुद्दों से संबंधित कोई सलाह लेनी हो तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसको सलाह देंगे राष्ट्रपति को अंडर आर्टिकल 143 में। एक और चीज है, यह सलाह जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाएगी राष्ट्रपति को, यह राष्ट्रपति पे बाइंडिंग नहीं होगी। राष्ट्रपति इस सलाह को मानना चाहें तो मान सकते हैं, नहीं मानना चाहें तो नहीं मान सकते हैं। देन राष्ट्रपति के पास एक और पावर है जिसको हम कहते हैं मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर है, पहली चीज है कि ये सुप्रीम कमांडर है आर्मी के, हमारी आर्म फोर्सेस के सबसे उच्च पद पे हैं।
आर्म फोर्सेस के सबसे उच्च लेवल पे जो है फाइनली जो डिसीजंस लेते हैं उनको हम सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस कहते हैं। ये अपॉइंटमेंट्स भी करते हैं कुछ, हमारे चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ एयर फोर्स, इन सब के जो चीफ हैं इनका अपॉइंटमेंट भी हमारे राष्ट्रपति करते हैं। अगर देश में वॉर को डिक्लेयर करना हो, युद्ध को डिक्लेयर करना हो कि यहां पे देश में युद्ध चल रहा है, वॉर को डिक्लेयर करना हो, तो ये काम भी हमारे राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति हमारे वॉर को डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बताएगा कि हमारा देश का जो युद्ध है वो उस देश के साथ, पाकिस्तान या चाइना या कोई अन्य देश के साथ हो गया है, तो फाइनली हमारे राष्ट्रपति आकर के इस चीज की सूचना देंगे। वॉर को डिक्लेयर करने का काम भी उन्हीं का है। इवन पीस को कंक्लूड करने का काम भी उन्हीं का है। अगर किसी देश के साथ शांति वार्ता हुई है, शांति समझौता हुआ है, तो उस चीज को भी राष्ट्रपति करेंगे। हम इसमें डिप्लोमेटिक पावर्स भी देखेंगे। डिप्लोमेटिक पावर्स जैसे कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, अंतरराष्ट्रीय कोई समझौता होता है, इस पर जो प्रधानमंत्री या कोई और मंत्री इस समझौते को जब कर रहे होते हैं तो ये राष्ट्रपति के बिहाफ में कर रहे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये राष्ट्रपति से हो रही है ये सब संवाद को, क्योंकि हम हेड ऑफ स्टेट उन्हें मानते हैं। कोई भी प्रधानमंत्री या फिर हमारे मंत्री जाकर के अगर किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन करके आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो राष्ट्रपति के बिहाफ में करके आ रहे हैं। राष्ट्रपति का काम है, लेकिन राष्ट्रपति के मंत्रीगण लोग कर रहे हैं। जैसे कि एक समय हम देखते थे राजा का शासन होता था, राजा के शासन में उनके मंत्री राजा के लिए काम कर रहे होते हैं। अगर कोई मंत्री को बाहर भेजा गया कि कोई काम मंत्री करके आ रहा है तो वो राजा के बिहाफ में करके आ रहा है, माना जाएगा कि राजा की सहमति से वो काम हो रहा है, राजा के लिए हो रहा है। वैसे ही हमारे इंटरनेशनल ट्रीटीज में जो नेगोशिएशंस होते हैं वो राष्ट्रपति के बिहाफ में होते हैं, जिसको भी पार्लियामेंट्री रेटिफिकेशन नीडेड होती है, मतलब बाद में संसद की सहमति होती है, जरूरी होती है। अगर भारत से बाहर डिप्लोमेट्स को, हमारे एम्बेसडर्स को, राजदूतों को भेजना होता है, वो भी इनकी जो है सहमति से भेजे जाते हैं। इवन दूसरे देश के डिप्लोमेट्स भारत आते हैं, वो भी राष्ट्रपति की सहमति से आते हैं। और भारत को भी राष्ट्रपति हमारे इंटरनेशनल फोरम्स पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर भारतीय राष्ट्रपति कहीं पे किसी देश की यात्रा करते हैं तो वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, भारत के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी भारत के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं। भारत से अगर किसी भी डेलीगेट को या किसी भी एम्बेसडर को भेजा जाता है तो भारत का प्रतिनिधि ही होता है। लेकिन राष्ट्रपति भी जब जाते हैं तो वो भी भारत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो रिप्रेजेंट्स इंडिया एट इंटरनेशनल फोरम्स। इनके पास कुछ इमरजेंसी पावर्स भी हैं, आपातकालीन शक्तियां, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 में है। हमारी प्रेसिडेंट्स रूल, जिसको भी स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, आर्टिकल 365 में है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे वित्तीय आपातकाल कहते हैं, आर्टिकल 360 में है। इन तीनों चीजों के लिए हमारे राष्ट्रपति जो है इनको लागू करते हैं। इवन इनके पास इनको विड्रॉ करने की शक्ति है, इनको खत्म करने का भी इनके पास शक्तियां हैं। पार्लियामेंट के पास भी है खत्म करने की शक्ति तो, बट लागू करने का सारा जो है पावर्स हमारे प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट ऐसे सभी डिसीजंस इंडिपेंडेंटली नहीं लेते हैं। ऐसे सभी डिसीजंस हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों की सलाह पर लिए जाते हैं। और ऐसे सभी डिसीजंस जो है मान्य होते हैं, बाध्य होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। राष्ट्रपति अपने मन से ये सब डिसीजंस नहीं ले रहे होते हैं। उन्हें मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल की सुनकर ही, उनकी सलाह पर ही काम करना होता है। धन्यवाद।